A very warm welcome and very good morning to all of you. यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं भाषा परिवार से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबशी या फिर फारसी। आपने भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे भाषा परिवारों के बारे में पढ़ा होगा। तो फारसी भाषा शामी भाषा परिवार में नहीं आती, क्योंकि फारसी जो भाषा है यह भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोले जाने वाला सबसे प्रमुख भाषा परिवार है और फारसी इसी परिवार की भाषा है। और जो भारोपीय भाषा परिवार है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अंतर्गत जो जितनी भी भाषाएं हैं ना, ये भाषाएं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी। ये भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं और जो संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और जबकि शामी भाषा परिवार की भाषाएं हैं इब्रानी, हबशी और अरबी। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहां पर कुछ आयोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प। ये कुछ भाषा से संबंधित आयोग गठित किए गए थे उस समय। तो बताना है कि कौन सा आयोग कब गठित हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं। जब यहाँ पर अच्छे से दी गई है, सूची 1 के साथ सूची 2 का सम्मेलन इस तरह से है कि राष्ट्रपति का आदेश, यह आयोग गठित हुआ था 1955 ईस्वी में। और संसद की राजभाषा समिति के सुझाव ये दिए गए थे 1959 में। और राजभाषा अधिनियम, इस आयोग की गठन या इसकी स्थापना की गई थी सन 1963 ईस्वी में। और संकल्प, इसका गठन किया गया था 1968 ईस्वी में। अब देखिए 1 बाय 1 करके इनके बारे में कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर, यानी कि वीजी खैर के नाम से हम इनको शॉर्ट में जानते हैं, 1955 ईस्वी के समय हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष रहे बाल गंगाधर तिलक, और इस आयोग का नाम था राजभाषा आयोग। और इसमें उस समय 21 सदस्य थे। तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। संयुक्त संसदीय समिति की बात करें, इसमें 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। और इसने अपना प्रतिवेदन सन 1959 में दिया था। संसद की जो राजभाषा समिति है, ठीक है, इस समिति में पूरे सदस्य से थे 30, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो 1959 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी। उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्यों के व्यवहार और साथ ही केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये रहा राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कि ऐसी भाषाएं इसमें रखी जाएंगी जो संघ के राजकीय उद्देश्यों को पूरा करेंगी, संसद में कार्य के व्यवहार किस तरह से किए जाएंगे, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों में और उच्च न्यायालयों में जो भी जितने भी उसके प्रयोजन रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, तो किस तरह से प्रयोग में लाई जा सकेंगी। तो इस तरह का राजभाषा अधिनियम पारित हुआ सन 1963 ईस्वी में। राइट। और संकल्प की बात करें तो यह 1968 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसमें क्या कहा गया है कि राजभाषा हिंदी ही रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के आधार पर, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रसार होगा, वृद्धि करना और उसका विकास करना ही इस संकल्प आयोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होगा। तो ये संकल्प जो 1968 ईस्वी में इसका गठन हुआ, इसका ये उद्देश्य था।
इसकी स्थापना करने का। ठीक। प्रश्न 16 देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में उच्चारण स्थान के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वर्णों के नाम। तो बताना है कि ओष्ठ्य ध्वनि या ओष्ठ्य जो ध्वनियां होती हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आती हैं, दंत्य ध्वनियां कौन से और कंठ्य कौन से। तो ओष्ठ्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां हैं प वर्ग की ध्वनियां, प फ ब भ म। राइट, आप खुद भी बोलकर उच्चारण करके देख सकते हैं। जब भी हम प फ ब भ म इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ आपस में टच होते हैं। तो इसीलिए ओष्ठ्य वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो प फ ब भ म होगी, या यूं कहें कि जो प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ्य। दंत्य ध्वनियों की बात करें तो दंत्य ध्वनियों के अंतर्गत हमारे त वर्ग के वर्ण आते हैं। त वर्ग के वर्ण त थ द ध न। हमारी जीभा जब भी हम त थ द ध न कहते हैं तो किसको टच कर रही हैं, हमारे दांतों को टच कर रही हैं। इसीलिए जो त वर्ण की ध्वनियां हैं, त वर्ग वर्ण की ध्वनियां हैं, वह उनका उच्चारण स्थान होगा दंत्य। कंठे की बात करें, कंठ अर्थात हमारा गला, गले से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। राइट, तो ग वर्ग की ध्वनियां आएंगी, क ख ग घ अंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जब भी हम इनका प्रोनाउंस करते हैं क ख ग घ अंग तो कंठ से आवाज आती है उच्चारण स्थान। तो ग वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान रहेगा कंठ्य। और तालव्य, तालव्य का रहेगा च। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च छ ज झ अंग। ठीक है, च छ हमारी जीभा हमारे ऊपर के भाग को, तालु को टच कर रही है। ठीक है, तो इसलिए तालव्य वर्ग में कौन से आएंगे, च वर्ग की ध्वनियां। तो बस ये बहुत इजी है, ये आपको वर्णमाला सबसे पहले तो अच्छे से पता होनी चाहिए। वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी उच्चारण स्थान हैं 5 वर्गों में बांटा जाता है। हमारे जो 25 वर्ण रहते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, राइट, इस तरह से। तो इन सब का पता होना अच्छे से चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है। कामता प्रसाद गुरु बहुत अच्छे भाषाविद रहे हैं हिंदी के, और उन्होंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित अपनी पुस्तक भी लिखी है। तो बताना है कि उन्होंने किस तरह से इसका हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम बताया है। शौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने यही क्रम रखा है। ठीक है, विकल्प ए ही यहाँ पर सही होगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने इन्होंने जो वर्गीकरण किया है ना भाषा की उत्पत्ति के अनुक्रम के संबंध में, सबसे पहले इन्होंने प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या जिसको पाली कहा जाता है दूसरी प्राकृत को, शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो इस तरह से इन्होंने भाषा को बांटा है। किसमें? भाषा का वर्गीकरण किया है इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, जब हम उसको रीड करेंगे उस पुस्तक को तो हमें इस तरह का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। तो ये कामता प्रसाद गुरु जी ने अपना वर्गीकरण दिया है अपने समझ के अनुसार। राइट, आप देख सकते हैं और भी विद्वानों की पुस्तकें अगर आपके पास हैं तो सबने अपने अपनी समझ अनुसार भाषा का वर्गीकरण दिया। और वैसे भी हम देखते हैं ना, अगर हम सिंपली तौर पर याद रखना चाहें तो क्या देखते हैं हम, पहले सबसे पहले लौकिक संस्कृत, राइट, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इस तरह का भाषा का क्रम हम याद रखते हैं, मतलब मोटे तौर पर। तो बस ये जितने भी भाषाविद रहे इन्होंने अपने अपने अनुसार जो पुस्तकें लिखी उन सब का अध्ययन करने के पश्चात ही तो ये क्रम हमारे सामने आया है कि पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। और फिर हिंदी के रूप आपने देखे ही है ना। तो इस तरह से भाषा का क्रम, लेकिन ये क्रम यानी कि शौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी, ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। प्रश्न 18 देखिए, अभट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है।
अबहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, सिक्खा या सिक्खा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अबहट भाषा की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षा कैसे लिखा जाता था अबहट में? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। इस तरह से लिखा जाता था सिक्खा अबहट में। ओके। और ये जो यूथ कंपटीशन बुक है ना, ये बड़ी रेयर है आजकल, ये इसकी प्रिंटिंग नहीं होती, मिलती नहीं है ये बुक। तो अच्छे क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या सहित दिए गए हैं, तो आपने ध्यान से समझने हैं, राइट। और भाषा विज्ञान का टॉपिक तो आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं उसकी और भी एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन कि अबहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है, राइट। क्योंकि जो अबहट है ना, वह अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अबहट का नाम दिया गया है। और 11वीं से लेकर 14वीं शती के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अबहट कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता हो चाहे कीर्ति पताका या फिर अब्दुल रहमान की संदेश रासक हो, ये अबहट में ही हमें लिखी हुई मिलती हैं। तो अबहट किसका है? अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है, क्या होगा? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अबहट? तो अबहट अभी तो हमने बात की। अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन यानी कि बाद की अवस्था थी वह थी अबहट। और इसका विकास देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट, ठीक है। मतलब अबहट इसको हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं, या इसके बाद फिर हिंदी, इस तरह से। और खड़ी बोली है ना, आगे को हिंदी के भी आप काफ़ी वर्जन देखते हैं, ठीक है। पहले पाली भाषा, फिर उसके बाद देखिए हम तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का बाहुल्य, फिर जब भक्ति काल आता है तो उसमें भी ब्रज भाषा का बाहुल्य रहता है, और साथ ही ज़्यादा बाहुल्य उसमें किसका रहता है? ब्रज भाषा में अवधि का, अवधि और ब्रज दोनों का रहता है ना। रीतिकाल में ब्रज का सबसे ज़्यादा बाहुल्य रहता है, ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं मिलती हैं, और भक्ति काल में हमें फिर ब्रज और अवधि में। फिर धीरे धीरे आधुनिक काल तक तो फिर खड़ी बोली का यूज होने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय में, भारतेंदु के समय की बात करें तो उस समय तो कुछ ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी कुछ रचनाएं उस समय भी, लेकिन फिर द्विवेदी युग तक आते आते खड़ी बोली का यूज किया जाने लगा साहित्य रचना में। चलिए खैर, आप जानते हैं ये सब बातें। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? हिंदुस्तानी खड़ी बोली, कौरबी या मानक हिंदी? तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरबी। कैसे? अब यहां पर देखिए आप, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और पहले भी बार बार ये पूछा गया है। जैसे कि यहां पर देखेंगे हम, राहुल सांकृत्यायन ने तो खड़ी बोली को कौरबी नाम दे दिया, लेकिन ब्रज बोली, ब्रज भाषा को किसने नाम दिया? ईश्वर चंद्र गुप्त ने। और डिंगल पिंगल भी हम देखते हैं, तो डिंगल किसकी, डिंगल शब्द किसकी देन है? वॉकीदास की। और बिहारी, बिहारी भाषा भी तो कहा ना, बिहारी हिंदी, तो यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भोजपुरी नाम किसका दिया गया है? रेमंड का। तो जैसे यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछा कि इन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया, तो इसी तरह से इनमें से भी कोई प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि ब्रज बोली नाम किसने दिया ब्रज भाषा को, राइट। तो ये तथ्य आपको पता होने चाहिए। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? बघेली, बुंदेली, अवधी या फिर छत्तीसगढ़ी? तो देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली। कैसे? क्योंकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। और ये जितनी भी हमारी बोलियां हैं ना, ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये भी हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं कौरबी। कौरबी का ही दूसरा नाम है खड़ी बोली, याद रखना है। हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या खस? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है आपके अर्धमागधी से। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर,
कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और सौरसैनी अपभ्रंश यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वे हैं कौरबी, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी और ब्रजभाषा। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसमें बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और इसके अंतर्गत भी 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और खस अपभ्रंश, इसमें पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत जो कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां हैं वे आती हैं। राइट, तो ये उपभाषा वर्ग और इनके अंतर्गत हिंदी का विकास और इसकी प्रमुख बोलियां, तो ये तथ्य हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस टॉपिक के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? अनुच्छेद 343, 348, 346 या फिर 347। तो हम भली भांति परिचित हैं कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही यह बात रखी गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राइट, एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक, और अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा भी राजभाषा ही रहेगी, यही रहेगी। ठीक है, और अनुच्छेद 347 में यह कहा गया, यह बात रखी गई कि किसी राज्य की जनसंख्या कि किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध होंगे। और अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा रहेगी। तो ये संविधान के अनुच्छेद बड़े प्रमुख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 या 52 तक आपने इनको जरूर पढ़ना है कि कौन से अनुच्छेद में किस बात की पुष्टि की गई है। राइट, और ये देखिए कितनी बार पूछे गए ये प्रश्न, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पे। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है, याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भाषा वर्ग हैं इनको किस तरह से बांटा गया और इनके अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां रखी गई हैं। जैसे हम यहाँ पर अपभ्रंश के रूप देखते हैं, कौन कौन से रूप? सौरसैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची, ये अपभ्रंश के ही रूप हैं। राइट, लेकिन इसके अंतर्गत जो उपभाषाएं रखी हैं और बोलियां, उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमें पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी ये उपभाषा वर्ग देखने को मिलते हैं। ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां हैं वे हैं कौरबी, कौरबी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी, ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। और राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वे हैं मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढानी नाम से भी जाना जाता है, मेवाती और मालवी। तो ये बोलियां आती हैं राजस्थानी हिंदी में। और खस अपभ्रंश की जो दूसरी उपभाषा है, तीसरी, वो है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। इसी तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वे हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है उपभाषा के तौर पर। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वे हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पंजाबी और लहंदा रखी गई हैं। ठीक है, ब्राचल भी जिसे कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें, ये जरूरी हैं कि बोलियों के बारे में हमें पता हो और बोलियां किस उपभाषा में आती हैं और वह उपभाषा कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत है।
यहीं से तमाम प्रश्न बनते हैं बोली और उपभाषा के संबंध में। तो बस ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ? शौरसेनी मागधी महाराष्ट्री, या फिर शौरसेनी कौरबी अर्धमागधी, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश कौरबी मागधी, या फिर शौरसेनी नागर अपभ्रंश और महाराष्ट्री। तो इनमें से सही विकल्प होगा विकल्प ए। पाली में प्राकृत का जो रूप था ना उस समय, उसका विकास इन 3 भाषाओं के शाखाओं के अंतर्गत हुआ था, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री के अंतर्गत। आइए अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पाली में प्राकृत का जो रूप था ना उसका विकास शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री इन 3 शाखाओं में हुआ। अब भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को हम मोटे तौर पर देखते हैं तो 3 भागों में ही देखते हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। काल मतलब इस समय को ये बांटा गया। पहले भी हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इनको 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रहा। मध्यकालीन जितनी भी भारतीय आर्य भाषा रही उसका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल या समय रहा वो 1000 ईस्वी से अब तक रहा। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो रही उसको भी 3 भाषाओं में बांटा गया, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी से 1 ईस्वी, प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब देखिए, जो उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्र थे ना, तो उनके जो रूप प्रचलित थे उस समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समय में, तो उसका विकास किस तरह से हुआ, यहाँ पर ये 7 स्वरूप प्रचलित थे। आप देखिए स्वयं ही। शौरसेनी अपभ्रंश, इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पेशाची अपभ्रंश में पंजाबी और लहंदा। ब्राजील अपभ्रंश में सिंधी भाषा को, और खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी को। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, आपको पता ही है महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना। और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बांग्ला, उड़िया तथा असमिया। इस तरह से ये 7 स्वरूप प्रचलित रहे उस समय, ठीक है। और प्राकृत भाषा के भी 5 प्रमुख भेद थे, शौरसेनी, प्राकृत पेशाची, प्राकृत महाराष्ट्री प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत तथा मागधी प्राकृत, ठीक है। ये देखिए, इनको हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं कि शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जाहिर सी बात है, भाषा के विकास के अनुसार ही जिस समय जिस भाषा का बाहुल्य था उसी के अकॉर्डिंग उस समय इनको बांटा जाता था और याद रखा जाता था, राइट। तो बस यही स्वरूप हैं। प्रश्न 26 देखिए, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? 44, 45, 46 या इनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि में जो मूल लिपि चिन्ह है ना, उनकी संख्या है 45। कैसे? देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं 5वीं सदी में गुप्त लिपि, तथा गुप्त लिपि से फिर 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई, और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी भी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला का वर्ण क्रम है वह वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कितने सारे प्रश्न सॉल्व हो गए हमारे, कैसे आप खुद ही देखिए। देखो यहाँ पर देवनागरी लिपि मूल लिपि है जिसमें 45 चिन्ह हैं, राइट। कितने चिन्ह हैं? 45 चिन्ह हैं। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। फिर ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ? गुप्त लिपि का। फिर गुप्त लिपि से किसका विकास हुआ? कुटिल लिपि का।
फिर कुटिल लिपि से किसका विकास हुआ? नागरी लिपि का, यानी कि देवनागरी लिपि का। ठीक है, और ये हमारी जो नागरी लिपि है ना, इसे हम प्राचीन नागरी भी कहते हैं। तो कितने सारे यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। और देवनागरी लिपि कैसी है? भारतीय लिपि है, जो किस तरह से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसके अगर संपूर्ण पूरे वर्णमाला के अक्षरों की बात करें तो कितने हैं? 52 हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। और देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? आपको प्रश्न आ सकता है। यह एक अक्षरिक लिपि है। और देवनागरी लिपि की वर्णमाला का कैसा वर्णक्रम है? वैज्ञानिक वर्णक्रम है। और देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए, यानी कि हर एक वर्ण के लिए हर एक ध्वनि है और हर एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है, राइट। और देवनागरी की पहचान किस रेखा, क्षैतिज रेखा से मानी जाती है? शिरोरेखा से, यानी कि क्षैतिज रेखा से मानी जाती है, जिस क्षैतिज रेखा को हम शिरोरेखा भी कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शिरोरेखा आपको पता ही है ना, जैसे कोई भी हम शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर जो रेखा लगाई जाती है उसको शिरोरेखा, तो देवनागरी लिपि इसी में लिखी जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप ध्यान से इनको समझिएगा। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। क्या नाम है? मराठी, कौरबी, गुजराती, भोजपुरी। तो हमने पहले भी देखा कि खड़ी बोली को कौरबी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े, है ना, राइटर हिंदी साहित्य के, और इनको घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। तो इन्हीं के द्वारा नाम दिया गया है कौरबी, खड़ी बोली को जो नाम दिया गया। खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है, जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। और हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि ये पश्चिमी हिंदी की ही अन्य बोलियां हैं, जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र कौन है इनमें से? मेरठ, आगरा, मथुरा या अयोध्या? अवध। तो अवधी भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वह है कौन? अवध। देखिए, अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र अयोध्या है, यानी कि अयोध्या और अवध भी तो वहां पर प्रांत पड़ता है ना, ठीक है, जिस अयोध्या को ही अवध कहा जाता है। इस क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। और देवनागरी लिपि को डैश डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरण लिपि, ब्राजील लिपि, लोकनागरी लिपि या रोमन लिपि। तो देखिए जी, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवनागरी को प्राय हम नागरी भी कहते हैं या नागर भी कह देते हैं, देवनागर भी कहा जाता है ना। और नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय जाता है आचार्य विनोबा भावे को। किसको जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, तथा फिर उसी के बाद 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। और इसी कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी के आसपास नागरी लिपि का, इसके प्राचीन रूप का विकास हुआ। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, हमने पहले भी देखा था पिछले कल, गुजरात के राजा जयभट्ट के यहाँ 7वीं-8वीं सदी में लगभग एक शिलालेख के रूप में। तो जिस तरह से आजकल प्रचलन चला है ना, एग्जामिनर कितने डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर हर एक तथ्य क्लियरिटी के साथ दिया गया है, डीपली ही दिया गया है। विभाषा का क्षेत्र डैश डैश से अधिक विस्तृत होता है। किससे? उपभाषा से, लिपि से, बोली से या भाषा से। तो देखिए, विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। तो विकल्प 3 होगा यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम अच्छे से समझेंगे। तो जो विभाषा का क्षेत्र होता है वह भाषा से कम, यानी कि कम व्यापक होता है और बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में, या यूं कहें कि प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को ही विभाषा कहते हैं, और इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। जैसे आपके क्षेत्र की अलग सी भाषा होगी, मेरे क्षेत्र की अलग सी है ना। तो इस तरह से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव ने, नागरी ने, वैदिक आर्यों ने, ये शाता। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में वैसे तो मतभेद हैं, लेकिन जगत मोहन शर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं। ठीक है, और इसमें से वैदिक आर्य ही यहाँ पर सही विकल्प होगा,
कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किया वैदिक आर्यों ने। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णों के संयुक्तीकरण या फिर दुरूप वर्ण या समरूप वर्ण। तो देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देखिए, देवनागरी लिपि इसमें वर्णमाला ध्वनि पद्धति वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। यानी कि हमने अभी देखा भी कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही इसको हम जानते हैं, क्योंकि वर्णमाला का जो वर्ण क्रम है ना, वो कैसा है? वैज्ञानिक है। ठीक। और देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत जो वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है और पहले स्वर आते हैं, फिर उसके बाद ही व्यंजन आते हैं। अंत में संयुक्त व्यंजन आते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के वर्णों के योग से बने हुए। राइट। भोजपुरी का मुख्य केंद्र कौन सा है भाई? मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर या भोजपुर? बताएंगे मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया करो, आप लिखा करो। बेशक आपको आता है, सब आता है, फिर भी लिखा करो। इससे क्या होगा? आप कभी भूल नहीं पाएंगे उस तथ्य को जितना आप लिखेंगे। ठीक। तो देखिए, भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र है वह है भोजपुर। यह बिहार का एक छोटा इलाका है। भोजपुर आप सभी जानते हैं, कोई तो वहां से बिलोंग भी करता होगा, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। और भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा बनारस में ही बोली जाती है। राइट। भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी से, मैथिली से, ब्राह्मी से या मगही से? तो देखिए, भारत की जितनी ज्यादातर लिपियां हैं ना, वह ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। इसका विकास हुआ है क्योंकि प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्टी लिपि, और फिर बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि हुई ब्राह्मी लिपि। इसका प्रचलन बढ़ा फिर, जिसमें खरोष्टी लिपि का क्षेत्र फिर सीमित हो गया और यह पंजाब कश्मीर तक ही सीमित रह गई खरोष्टी लिपि। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन, देवनागरी, फारसी या गुरुमुखी? तो देवनागरी लिपि में अभी भी हमने देखा, देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि। और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया होता है। नागरी लिपि वर्णनात्मक है और इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण एक समान ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। अर्थ, भाव, लिपि या अक्षर? तो लिपि। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। हिंदी शब्द मूलतः डैश डैश का है। किसका? भोजपुरी, फारसी, मगही या बुंदेली? तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी का ही दिया गया है, विकल्प बी। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो यह विशेषण है, तो हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का ही फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को दर्शाता है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ। और हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्येक इक जोड़ने से, जो प्रत्यय होता है ना, इक प्रत्यय है ना, उसके जोड़ने से फिर हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। और कालांतर में यानी कि समय अनुसार क लुप्त हो जाने से फिर हिंदी शब्द बना। तो इस तरह से हिंदी शब्द बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। प्रश्न 38 देखिए, डैश डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। किसकी? भाव, लिपि, पूर्वी या घोष? तो देखिए जी, लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, क्योंकि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं उनके अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक। तो ये आपने याद रखना है। 40 तक देख लेते हैं आज हम। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 14, 18 या 17? आपको पता है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया और इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत
हिंदी में 17 बोलियां आती हैं। कई कई जगह आप 18 भी देखते हैं ना। और ये 17 बोलियां कौन कौन सी हैं? कौरबी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। प्रश्न 40, हिंदी भाषा की आदि जननी है कौन सी? गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ या मराठी? तो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत भाषा। ओके, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है और फिर अपभ्रंश अबहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है हमारी हिंदी। विशुद्धतः हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से ही हुआ है या अपभ्रंश से ही माना जाता है। ठीक, इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट कड़ी में समझेंगे। आप यहाँ से इन तथ्यों को अच्छे से सुनकर पहले अच्छे से सुनिए, फिर उसको राइट डाउन कीजिए नोट्स में। ठीक, मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।